गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी छात्रों और हमारे दर्शकों को नमस्कार। और आज के जो हमारे जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है लेटेस्ट स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र की जो नई योजनाएं हैं, रिसेंटली जो प्रीवियसली 5 to 10 ईयर्स के अंदर जो कोई स्कीम्स लागू हुई है, आइदर या तो राजस्थान गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कब लागू की गई, उसकी क्या टैगलाइन थी और उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। आज उन सभी स्कीम्स के ये जो टॉपिक्स जो अभी मैंने बताया है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन यहाँ डिस्कस करते हैं, एक एक स्कीम्स को लेते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि वो स्कीम्स कब स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में उसकी टैगलाइन क्या रही और उसके बाद उसको लाने का जो मेन पर्पस था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आई थिंक इस लेक्चर में ये सारी जो भी रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स चल रहे हैं या जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आने वाले एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी आप कर रहे हो तो उनके लिए बहुत ही ये जो आपका जो हर फील्ड का जो एग्जाम है उसमें पूछते हैं इसके बारे में, स्कीम्स के बारे में। उनकी या तो डेट पूछते हैं कि कब स्कीम्स स्टार्ट हुई थी, या फिर ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका फंड कितना था, ये किसकी रिकमेंडेशन से स्टार्ट हुई, ये सब चीजें। तो आज हम यहाँ जितनी भी सारी स्कीम्स है उन सब स्कीम्स के बारे में, जो जिन से जहां जहां से जो क्वेश्चन बनता है उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, उनके बारे में यहाँ डिटेल से मैं बताऊंगा आपको। तो आप बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 20-25 स्कीम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखें ताकि ये जो स्कीम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में आए और आपके गलत नहीं हो। और इसके अंदर जो मैं डेटा जो जहां से लिया है वो ऑथेंटिक सोर्स से हैं, तो आपको इससे कोई हिचकिचाहट या हेजिटेशन की कोई जरूरत नहीं है कि आप ये सोचो कि क्या पता ये सर भी गलत बता रहे होंगे या फिर ये डेटा गलत हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, तो आप उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे वन बाय वन स्कीम्स देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो हमारी जो योजना है उसके बारे में हम देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फर्स्ट स्कीम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना, देखो इस स्कीम की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 13 जनवरी 2016। इस स्कीम्स की बात करें टैगलाइन की, तो इस स्कीम की जो टैगलाइन थी, हर एक स्कीम्स की एक टैगलाइन होती है कि इसको क्यों स्टार्ट किया गया है। तो इसकी टैगलाइन थी वो थी मिनिमम प्रीमियम एंड मैक्सिमम इंश्योरेंस। देखो इसमें जो प्रीमियम की रेट है वो तो कम से कम हो और इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा हो, ये इसकी टैगलाइन थी इस स्कीम्स की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो इसके बाद दूसरी जो इसमें जो नेक्स्ट जो आती है, नेक्स्ट जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो है, इस स्कीम्स को जो लागू किया है वो एक दूसरी स्कीम थी और उसको रिप्लेसमेंट करते हुए इसको लागू किया है। दूसरी स्कीम थी, उसका नाम था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। देखो इस स्कीम को रिप्लेसमेंट करके ही ये स्कीम बनाई गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कौन सी स्कीम को रिप्लेसमेंट करते हुए बनाया गया है, तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम को रिप्लेसमेंट करके ही ये स्कीम बना गई है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रीमियम की, तो इसमें जो प्रीमियम क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो देना पड़ता है, उसको प्रीमियम बोलते हैं। अब वो अमाउंट हम देंगे तो हमारा अगर क्रॉप में कोई डैमेज हो गया वो नेचुरली, तो उसकी फिर हमें इंश्योरेंस राशि हमें मिलती है। तो प्रीमियम जो कितना है, जो सेट किया है गवर्नमेंट ने, वो कितना है उसकी बात हम यहाँ कर लेते हैं। तो देखो प्रीमियम खरीफ क्रॉप के अलग प्रीमियम है, जो खरीफ की फसलें उनके लिए अलग है, रबी की फसलों के लिए अलग है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए अलग है। तो खरीफ की फसलों के लिए कितना है वो हम देखते हैं, वो है हमारा 2%। रबी की फसलों के लिए हम बात करें तो वो है
1.5%, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप की हम बात करें तो वो है 5%। देखो, खरीफ क्रॉप 2%, रबी क्रॉप 1.5 और हॉर्टिकल्चर क्रॉप 5%। ये हमारा प्रीमियम है। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो डिस्कस करेंगे वो है इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स देखो, इस स्कीम्स के जो ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव रहे, उसमें सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रोवाइड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था ये था प्रोवाइड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर को बीमा देना और फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि पैसे का सपोर्ट देना, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो था स्टेबलाइज द फार्मर इनकम। देखो, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था कि फार्मर की जो इनकम में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उन फ्लक्चुएशंस को कम करके उसको स्टेबलाइज करना, ये इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था, दूसरा ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था वो था अडॉप्ट इनिशिएटिव वर्क बाय फार्मर। जो इसका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि अडॉप्शन ऑफ इनिशिएटिव वर्क। जो भी कोई नई चीज कर रहा है कोई फार्मर, तो उनका अडॉप्शन या उनको इनिशिएट करने का अडॉप्शन। क्योंकि फार्मर नई चीज क्यों करेगा? वो नई चीज करने से डरता है कि क्या पता हम इसमें सक्सेस हमें मिले या नहीं मिले, तो उस सक्सेस और अनसक्सेस या फेलियर के डर की वजह से वो नई चीज स्टार्ट करने से डरता है। तो वो जब उसे ये कहा जाएगा कि आप नई चीज इनिशिएटिव स्टार्ट करिए, और अगर इसमें अगर आपको घाटा होता है, कोई नुकसान हो रहा है, कोई डैमेज हो रहा है, तो उसके क्लेम हम देंगे, तो वो बिना किसी एजिटेशन के नई चीज स्टार्ट करेगा। तो इसमें नए जो इनिशिएटिव वर्क है उसको स्टार्ट करने की बात भी कही गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो था इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो, जो पैसे का जो बहाव है, एक तरह से फ्लो ऑफ क्रेडिट, मतलब पैसा एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में या फिर तीसरे व्यक्ति के हाथ में, इसको बोलते हैं हम फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब पैसे की बात है। तो उसका जो क्रेडिट का जो फ्लो है उसको इंश्योर करने के लिए भी, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा होगा तो बिल्कुल यहाँ पे देखो, हमारी पहली जो स्कीम थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं जो दूसरी स्कीम्स जो है, दूसरी जो योजना है जो लेटेस्ट में चल रही है, उसकी बात करते हैं। तो वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखो, प्राइम मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कब स्टार्ट हुई? स्टार्ट की बात करें तो ये स्टार्ट हुई है 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015। इसके बाद बात करते हैं इसकी टैगलाइन की। तो देखो, इसकी टैगलाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर खेत को पानी। पहली इसके दो टैगलाइन है, हर खेत को पानी और मोर क्रॉप पर ड्रॉप।
देखो दोनों जगह पानी की बात हो रही है, हर खेत को पानी, इट मींस इंक्रीज इरिगेटेड एरिया, इट मींस इरिगेटेड एरिया को इंक्रीज करना है, क्योंकि हर खेत को पानी देंगे हम, खेत को बढ़ाएंगे। जैसे हमारे पास 10 खेत को पानी दे रहे थे, हमारे पास 20 खेत है, 20 को पानी देना है, तो हमारा क्या हो गया, इंक्रीज इरिगेटेड एरिया। सेकंड थिंग इज मोर क्रॉप पर ड्रॉप, इट मींस एक सिंगल ड्रॉप से, वाटर की ड्रॉप से, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इन केस ऑफ लार्ज एरिया में ड्रॉप को पर ड्रॉप मोर ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ड्रॉप को भी हम वेस्ट नहीं जाने दें, उस ड्रॉप से हम ज्यादा से ज्यादा फसल लें, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसके अंदर वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात की गई है। किसको बढ़ाने की बात की गई है, वाटर यूज एफिशिएंसी। सिंगल ड्रॉप से अगर हम ज्यादा क्रॉप लेंगे तो क्या बढ़ जाएगी हमारी वाटर यूज एफिशिएंसी। तो इसकी दो इंपॉर्टेंट जो टैगलाइन थी वो ये थी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इस स्कीम्स के अंदर जो कॉस्ट शेयरिंग रेशियो है। कॉस्ट शेयरिंग रेशियो या तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो इसमें जो कॉस्ट शेयरिंग रेशियो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, वो कौन कितना है, वो है अपना 75:25, 75:25। ये पूरे देश में है, बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहां पे ये रेशियो लागू नहीं हो रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये जो रेशियो है वो कितना है, 90:10, ये रेशियो है। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देगी और स्टेट गवर्नमेंट 10 देगी, और रेस्ट ऑफ इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट 25 देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट 75% उसका लागत जो होगी वो बियर करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी के अंदर। देखो इसका जो अलॉटेड फंड था 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए इसका अलॉटेड जो फंड था वो था अपना 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ इसका फंड था 5 साल के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर 140 लाख एडिशनल एरिया को इरिगेट करने की बात कही गई थी। इतना जो अतिरिक्त एरिया है, एडिशनल एरिया, उसको इरिगेट करने की बात की गई है, उसको इरिगेट करने की बात की गई है। इस स्कीम जो इसको अगर हम लागू कर रहे हैं तो इससे 140 लगभग 140 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो ज्यादा हम उसको इरिगेट करेंगे, ये इसकी बात की गई थी। इसके बाद अगर नेक्स्ट इसकी बात करें इस स्कीम में, तो इस स्कीम्स जो है इसको जो लागू किया वो प्रीवियसली 3 स्कीम्स चल रही थी इसको लागू करने से पहले, उन तीनों स्कीम्स को मर्ज करके ही इस स्कीम का फॉर्मेशन, इस स्कीम को लागू किया है। अब वो कौन कौन सी 3 स्कीमें थी उसके बारे में देखिए। पहली स्कीम जो थी वो थी एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। सेकेंड थी वो थी रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूनेशन का मतलब ये होता है उसको वापस रिजनरेट करना, एक तरह से रिज्यूनेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड स्कीम थी वो थी ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, तो इन तीनों स्कीमों को मर्ज करके ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई है और इसको लागू किया गया है, इन तीनों को मर्ज कर दिया है इसी में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है उसकी बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, देखो 3rd नंबर की, तो इसकी बात करते हैं आप। ये है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। 3rd नंबर की जो हमारी स्कीम है वो है कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसे शॉर्ट में हम
ई नाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 14 अप्रैल 2016। 14 अप्रैल 2016 को इसकी जो शुरुआत है वो हुई है। इसके बाद इसकी जो टैगलाइन थी वो थी टैगलाइन उत्तम फसल। देखो टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तम फसल, उत्तम फसल, उत्तम इनाम, उत्तम फसल, उत्तम इनाम, ये इसकी टैगलाइन है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी टैगलाइन है। उत्तम फसल उत्तम इनाम। इट मींस अगर बढ़िया फसल होगी, बढ़िया क्रॉप होगी तो उसका दाम भी उतना ही फार्मर को मिलना चाहिए। उत्तम फसल उत्तम इनाम। इनाम से मतलब यहाँ उसकी प्राइस है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इस स्कीम्स को लागू करने के पीछे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि 2022 तक 2022 तक किसानों की जो आय है, जो फार्मर जो इनकम है उसको डबल करना। फार्मर इनकम डबल टिल 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और इसी स्कीम्स के तहत, इसी स्कीम्स के अंदर यहां पे क्या है, इनाम जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है विद फिजिकल मंडी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद फिजिकल मंडी। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो हमने अभी तक अराउंड 585 मंडी जो है वो ऑनलाइन कर दिए। मंडी ऑनलाइन। देखो इस स्कीम्स के अंदर 585 मंडी ऑनलाइन कर दी गई है अभी तक टिल 2020 तक। और इस स्कीम्स को, ई नाम स्कीम्स को हम एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अदर नेम जो है वो, अदर नेम जो है इसका वो है ई रकम। ई रकम। अब ई रकम क्या है? जैसे ई नाम की फुल फॉर्म थी, इसी तरह से ई रकम की भी फुल फॉर्म है। वो क्या है? ई का तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, देखो वहां भी इलेक्ट्रॉनिक था। उसके बाद से हम देखते हैं राष्ट्रीय कृषि एग्री मंडी। राष्ट्रीय कृषि एग्री मंडी। राष्ट्रीय कृषि एग्री मंडी इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि एग्री मंडी। इसके बाद ये स्कीम्स खत्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम्स की बात करते हैं। नंबर 4, देखो नंबर 4 स्कीम जो है हमारी वो है मिशन फिंगरलिंग। नंबर 4 पे जो स्कीम्स है हमारी वो कौन सी है? मिशन फिंगरलिंग। मिशन फिंगरलिंग। देखो ये स्कीम्स जो है हमारी ये कब लॉन्च हुई थी? इसकी लॉन्चिंग जो डेट है वो है 11 मार्च 2017, 11 मार्च 2017। इसके बाद अगर इसमें बात करें, ये ब्लू रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। ब्लू रिवोल्यूशन से रिलेटेड है ये स्कीम्स जो है। अब ब्लू रिवोल्यूशन का आपको पता होना चाहिए, ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन से, मछली उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन। तो सीधी सी बात है, जो स्कीम जिससे रिलेटेड होती है उसमें उसी को प्रमोट करने की या उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की ही बात की जाती है। तो ये स्कीम्स अगर मिशन फिंगरलिंग किससे रिलेटेड है? ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन से। तो अल्टीमेटली मिशन फिंगरलिंग जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। जो फिश प्रोडक्शन जो है जितना एग्जिस्टिंग है हमारा उसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स उसको डबल करने की बात की गई है इस स्कीम्स में। और इसमें अब और देखते हैं जो टोटल जो खर्चा हुआ, टोटल जो एक्सपेंडिचर जो इस स्कीम में हुआ वो है 52,000 लाख। टोटल जो खर्चा है इस स्कीम्स का वो है 52,000 लाख। जो बजट जो है, बजट कह सकते हैं हम इसे। और इसमें जो मैंने प्रीवियसली कहा भी है
कि जो 10 जो मिलियन टन हमारा जो फिश प्रोडक्शन है एग्जिस्टिंग, उसको बढ़ाकर 15 मिलियन टन करने की बात की गई है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन। जो एग्जिस्टिंग जो फिश प्रोडक्शन है उसको बढ़ाकर 15 मिलियन टन करने की बात की गई है इसमें। और अब इसके बाद नेक्स्ट स्कीम्स देखते हैं, वो है हमारी नंबर 5, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा स्कीम। नंबर 5 पे जो स्कीम है वो है पंडित, देखो बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम बोल रहा हूं और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा स्कीम। देखो इतना बड़ा नाम है और इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई थी 2016 में, 2016 में। और इस स्कीम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नए 100 सेंटर ओपनिंग किए जाएंगे, नए 100 केंद्र जो है वो खोले जाएंगे नए। और उसको इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा इन 100 सेंटर का, प्रमोट एग्रीकल्चर एजुकेशन, प्रमोट एग्रीकल्चर एजुकेशन। नए 100 सेंटर खोले जाएंगे, उनका भी मेन मोटो है एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट करना है। इसके बाद इसकी अगर और बात करें तो इसका जो फंड है वो है 5.35 करोड़। और इसके अंदर जो एक तरह से पूरी स्कीम्स का अगर मोटो देखा जाए और ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो इस पूरी स्कीम्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो स्कॉलरशिप अमाउंट है, जो छात्रवृत्ति जो मिल रही है उसके अमाउंट को इंक्रीज करना, इंक्रीज स्कॉलरशिप अमाउंट। स्कॉलरशिप अमाउंट जो बच्चों को मिल रही है, जो छात्रवृत्ति स्कूल कॉलेजेस में हायर एजुकेशन के लिए, उस अमाउंट को इंक्रीज करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी जो 6 नंबर की स्कीम्स है उसकी बात करते हैं। देखो नंबर 6 स्कीम में हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसे शॉर्ट में हम PKVY भी कह सकते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना। देखो ये इसका जो शुरुआत जो है इसकी वो ये अप्रैल, डेट फिक्स नहीं है, अप्रैल 2015 अप्रैल में हुई है, अप्रैल 2015 में। और ये स्कीम्स इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, इंडियन गवर्नमेंट ने। और इसका जो मेन मोटो है वो क्या है, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। इसके बाद अगर इसके बजट की बात की जाए तो इसका बजट है अराउंड 300 करोड़, अराउंड 300 करोड़। इसके बाद अगर इसमें दूसरी बात की जाए तो इस स्कीम्स के अंदर जो इसका ये जो स्कीम जो हमारी है परंपरागत कृषि विकास योजना, ये एक स्कीम चलती है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नमसा जिसे बोलते हैं, इसका ही एक पार्ट है ये स्कीम। नमसा जो है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इस स्कीम का ही ये पार्ट है। इसके बाद इसमें हम जो नेक्स्ट वो बात करते हैं वो है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है, जो भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होगा उसके जो सर्टिफिकेशन के लिए जो दिक्कतें आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके सर्टिफिकेशन में, उसको रिजॉल्व करना है, उसको रिजॉल्व करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ताकि क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऐसा नहीं है अपनी कंट्री में नहीं हो रहा है, बट उसको एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से उस फार्मर को उसका जो प्रॉपर जो प्राइस मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है। बट अगर उसका सर्टिफिकेशन अगर उसके पास होगा, डॉक्यूमेंटेशन उसके पास होगा, तो उसको प्रॉपर प्राइस मिलेगी और उसकी इनकम बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो स्कीम्स है उसकी। देखो नेक्स्ट हमारी जो स्कीम्स जो है, सॉरी इसी स्कीम्स के अंदर एक दो चीजें और है जो हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना जो जिसकी बात कर रहे थे, इसके अंदर जो मैक्सिमम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, मैक्सिमम ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वो कहां हो रही है अभी हमारी कंट्री में, एमपी के अंदर। जो एरिया जो है एमपी के अंदर है वो कितना है, 2.3 लाख
एकड़, 2.3 लाख एकड़ एरिया है जो मध्य प्रदेश में है। और एक हमारे कंट्री का एक स्टेट है, उसे फुली ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला है। कौन सा? फुली ऑर्गेनिक स्टेट। फुली ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा उसे मिला है, तो कौन सा है? वो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। तो ये दोनों भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी याद रखना। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अगर रिसर्च सेंटर की बात करी जाए तो वो कहाँ है? गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में है, ये भी आप इसको भी याद रख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम्स की, वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन नंबर 7। जो स्कीम जो है वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। 7 नंबर की हमारी स्कीम है वो कौन सी है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। देखो, इस मिशन की बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो क्या है? टू प्रोटेक्ट लोकल ब्रीड, टू प्रोटेक्ट लोकल काउ ब्रीड्स। जो देसी जो गाय की जो प्रजाति है उसका संरक्षण करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोटेक्ट लोकल काउ ब्रीड। और इसका जो बजट है वो है 150 करोड़। इसके बाद में जो फार्मर, देखो इसमें एक मेन चीज और है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फार्मर इस मिशन को बहुत सीरियसली लेगा, सीरियसली इस मिशन को लेगा और इस पे काम करेगा, उसको गवर्नमेंट के द्वारा गोपाल रत्न दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? गोपाल रत्न। एक रत्न बनाया है और इसमें उस रत्न को उस फार्मर को दिया जाएगा जो इस स्कीम्स को बहुत सीरियसली लेगा और हमारी जो लोकल जो काउ ब्रीडर्स को प्रोटेक्ट करने में काम करेगा, तो उसको आइडेंटिफाई करके गोपाल रत्न से नवाजा जाएगा। इसके बाद में हम बात करें इसी के अंदर, तो देखो काउ एम्बुलेंस भी स्टार्ट की है एक स्टेट के अंदर। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कौन से स्टेट में काउ एम्बुलेंस स्टार्ट की है। पता नहीं है तो आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश में काउ एम्बुलेंस स्टार्ट की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स। अब तक की स्कीम्स में सबसे ज्यादा एक तरह से जो प्रचलित और सबसे ज्यादा जो एक तरह से फेमस जो हुई है स्कीम्स, उसकी बात करते हैं। आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स। देखो, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स जो है बहुत ही प्रचलित स्कीम है और इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। तो यहाँ पे मैं एक बार और आपको ब्रीफ कर रहा हूँ इस स्कीम्स के बारे में। तो जो इसकी स्टार्ट जो शुरुआत हुई थी वो 17 फरवरी को हुई थी, 17 फरवरी 2015। और इसका प्लेस भी कभी कभी पूछते हैं कि ये स्कीम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी स्कीम्स की शुरुआत? सूरतगढ़। देखो, सूरतगढ़ एक जगह है और ये जगह कहाँ है? राजस्थान में। सूरतगढ़ राजस्थान में इस स्कीम्स की शुरुआत हुई है 17 फरवरी 2015 को। इसके बाद अगर नेक्स्ट इसमें बात करें टैगलाइन, तो इस स्कीम की जो टैगलाइन थी वो टैगलाइन क्या थी? वो थी स्वस्थ धरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा। इसका मतलब क्या है? स्वस्थ धरा का मतलब क्या हो गया? हेल्दी अर्थ। इट मींस हेल्दी अर्थ एंड खेत हरा मतलब ग्रीन फील्ड। इसका मतलब हो गया इंग्लिश में स्वस्थ धरा मींस हेल्दी अर्थ, खेत हरा मींस ग्रीन फील्ड। ये इसकी टैगलाइन है। और इसका जो बजट जो था वो था 568 करोड़। इसका बजट भी खूब ज्यादा है। और इस स्कीम्स के अंदर देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर दूं, बता दूं। ये जो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स है, इसके अंदर क्या है कि सोइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फार्मर्स को। अब वो सोइल हेल्थ कार्ड प्रत्येक फार्मर के खेत पर जाकर वहां से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां की टीम जाती है, इंडिविजुअल फार्मर के फील्ड से सोइल सैंपल लेती है और उसको लेबोरेटरी में एनालिसिस करती है। एनालिसिस करने के बाद में उसमें कितने जो न्यूट्रिएंट है या उस सोइल की कंडीशन क्या है, उस पे एक कार्ड दिया जाता है और उस कार्ड में उसको मेंशन किया जाता है।
ताकि फार्मर उस कार्ड के बेसिस पे ही आगे न्यूट्रिएंट उसमें डाल सके। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे एनालिसिस कर दिया, किसी की सॉइल जो सॉइल है उसमें एनालिसिस करने पे पता लगा कि इसमें बोरॉन की डेफिशिएंसी है, देन वो फार्मर उसमें स्पेशली बोरॉन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका कोई भी पाउच पैकेट या फिर फर्टिलाइजर जो है वो डाल सकता है उसमें। तो इसका बेसिक जो मोटो जो है वो यही है भाई, फार्मर फील्ड से इंडिविजुअल फील्ड से सैंपल कलेक्ट करो, उसके बाद लेबोरेटरी में एनालिसिस करके उस फार्मर्स को सॉइल हेल्थ कार्ड दे दो और सॉइल हेल्थ कार्ड के अकॉर्डिंग ही फार्मर उसमें न्यूट्रिएंट डालेगा, जिससे जो कहीं पे ज्यादा फर्टिलिटी में जो वेरिएशन आ रहा था, जो सस्टेनेबिलिटी खत्म हो रही थी, जो ओवर एक तरह से डोजेज हम यूज कर रहे थे उसमें भी एक तरह से कम होगा, कमी आएगी और हम प्रॉपर फर्टिलाइजर यूज कर पाएंगे। क्योंकि जिसकी कमी है वही चीज डालेंगे, जो प्लेंटीफुल है, जो अबाउंडेंट फॉर्म में हमारी सॉइल में, उसको हम नहीं डालेंगे। इसलिए हमारी सॉइल की जो हेल्थ है वो भी बनी रहेगी और हमारी जो फर्टिलिटी है वो भी बनी रहेगी, सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहेगी, इसी के साथ हमारी यील्ड और क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो अब बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड, जो मैंने बता दिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर केवल 12 पैरामीटर जो है, पैरामीटर उनके ऊपर ही ये डिटेल देता है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है। अब 12 पैरामीटर में कौन कौन से पैरामीटर है वो उन पे भी बात कर लेते हैं कि 12 पैरामीटर कौन कौन से हैं जो सॉइल के हेल्थ कार्ड के अंदर मेंशन होते हैं। तो वो देखो, तीनों तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, एनपीके उसमें मेंशन होंगे बिल्कुल, एनपीके कितना है हमारे सॉइल में बताया जाएगा। इसके बाद में अगर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें तो सिर्फ सल्फर की बात होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे कंट्री के सॉइल में सफिशिएंट है। इसके बाद अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट में बात करें तो जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन की बात की जाएगी। इसके अलावा देखो 3, 4 और 2, 6, 3, 9 पैरामीटर हो चुके हैं। अब 3 पैरामीटर कौन से रह गए? तो 3 पैरामीटर है हमारी ईसी, पीएच और ऑर्गेनिक कार्बन। ये तीनों पैरामीटर के ऊपर भी रिपोर्ट दी जाती है। तो ये 12 पैरामीटर जो है उस सॉइल हेल्थ कार्ड में मेंशन होंगे, कौन सा कितना है, और इसी के बेसिस पे हम न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन कर सकते हैं। अब इस स्कीम्स के अंदर अभी तक कितने सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं उसकी बात करें तो अराउंड 10.73 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और 4.71 जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट करने बाकी है। ये हमारा अचीव कर लिया है, ये अचीव करना बाकी है। और ये स्कीम्स जो है कंट्री के सभी केवीकेज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कृषि विज्ञान केंद्र है और आईसीआर के इंस्टीट्यूट है, वहां पे ये स्कीम्स अभी रनिंग में है, रनिंग कंडीशन में है, वहां पे चल रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्कीम्स की बात करते हैं तो वो है अंत्योदय अन्न योजना, स्कीम्स नंबर 9, और यह है अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना। देखो इस स्कीम्स के अंदर जो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 25 दिसंबर 2000 में, काफी पुरानी स्कीम है। और इसके अंदर जो मेन मोटो है वो है कि जो फूड ग्रेन जो है राइस और व्हीट, बेसिकली फूड ग्रेन कौन से हैं, वैसे और भी है लेकिन जो मेन है वो कौन से, राइस और व्हीट, वो बीपीएल परिवार को देने की बात की गई है। बीपीएल पीपल जो है उनको फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है, हमारा फूड ग्रेन जो है राइस और व्हीट, वो देने की बात की गई है इस योजना के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो योजना है उसकी बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आरकेवीवाई। ये बहुत पुरानी है और आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो 10 नंबर की जो स्कीम है वो कौन सी है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसे हम शॉर्ट में आरकेवीवाई के नाम से जानते हैं और काफी प्रचलित है। और इसका जो स्टार्ट हुई थी 2007-8 में स्टार्ट हुई थी और इसका जो बजट है वो है अराउंड 15,000 करोड़। और इसका जो ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव यही है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सीधी सी बात है, कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर हो या फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग हो, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलपमेंट की बात की गई है। इसके साथ साथ ही वैल्यू एडिशन को प्रमोट करने की बात की गई है, वैल्यू एडिशन को प्रमोट करने की बात की गई है इस स्कीम में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है उसकी बात करते हैं, जिसका जो शॉर्ट में जो नाम है वो है संपदा स्कीम।
कौन सी स्कीम है? संपदा स्कीम है। 11वें नंबर की जो स्कीम है हमारी, संपदा स्कीम। देखो संपदा स्कीम की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है अप्रैल 2017 में इसकी शुरुआत हुई है, अप्रैल 2017, अप्रैल 2017। और ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, बस यही पूछते हैं इसमें, दो ही चीजें पूछते हैं, कब स्टार्ट हुई थी और किससे रिलेटेड है। तो ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, 2017 में, अप्रैल 2017 में इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद नेक्स्ट की जो स्कीम जो है उसकी बात करते हैं, वो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो जो नेक्स्ट हमारी स्कीम जो है उसकी बात करते हैं, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, शॉर्ट में इसे नमसा बोल सकते हैं, NMSA। और इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 को इसकी शुरुआत हुई है। और इस स्कीम्स के अंदर जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात की गई है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात की गई है इस स्कीम में। और इसके अंदर अगर हम देखें कि कौन कौन से मिशन जो है वो इंटरवेंशन, मतलब कौन कौन से मिशन इसके अंदर इंक्लूड है, सम्मिलित है, तो इसमें कौन कौन से मिशन है वो उसकी भी बात हम कर सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला जो मिशन है वो है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, पहला जो मिशन है। दूसरा है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये चारों इसके मिशन इंटरवेंशन है, इनके ऊपर इसमें काम किया जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्कीम्स की बात करें तो वो है नेशनल स्कीम्स ऑन वेलफेयर ऑफ फिशरमैन। जो हमारे मछुआरे भाई है उनके कल्याण के लिए जो स्कीम्स स्टार्ट की गई है वो स्कीम है नंबर 13, नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमैन। जो मछुआरे हैं उनके बारे में ये स्टार्ट की गई है, तो उसके नाम से पता लग रहा है जिनके बारे में स्टार्ट की गई है, इसमें इट मीन्स उनका एक तरह से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाने की बात की गई होगी। तो इसमें बिल्कुल सही बात है। 2015-16 में इस शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग जो है इसकी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फिशरमैन। मछुआरों को जो आर्थिक जो सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा, इसमें पैसे दिए जाएंगे, उनको क्रेडिट दिया जाएगा ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम जो है नंबर 14, उसकी बात करते हैं, ग्रामीण भंडारण योजना। नेक्स्ट जो स्कीम है नंबर 14, ग्रामीण भंडारण योजना। देखो इसकी जो शुरुआत हुई थी, इस योजना की कब शुरुआत हुई थी? 1 अप्रैल 2001 में इसकी शुरुआत हुई है। और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाओ, स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने की बात की गई है, और कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देने की भी इसमें बात की गई है, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद नंबर 15 जो स्कीम है उसकी बात हम करें तो वो है हमारी मेक इन इंडिया। इस स्कीम की बात की जाए तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो है 1 जुलाई 2015 को। और इसका जो मेन मोटो है वो क्या है मेक इन इंडिया का? वो है हमारा इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1 जुलाई 2015 नहीं है, जल्दबाजी में मैंने भी ध्यान नहीं रखा। मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई है वो है डेट उसकी
25 सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई है। और ये स्वदेशी जो मूवमेंट है उसको बढ़ावा देने की इसमें बात की गई है। स्वदेशी मूवमेंट, जो हमारे जो भारत की जो चीजें हैं उनको खरीदने, उनको बनाने की, इसमें उनको बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, वो है डिजिटल इंडिया। नंबर 16 नंबर की जो हमारी स्कीम है डिजिटल इंडिया। देखो इनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बस इनकी शुरुआत पूछेंगे और मेन मोटो क्या है यही सब चीज पूछते हैं। तो डिजिटल इंडिया की हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत कब हुई थी उसको देख लेते हैं। तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2015 को। और इसका जो मेन मोटो था वो क्या था, पावर टू एम्पावर। पावर टू एम्पावर इसका मेन मोटो है। और इसके बाद इसमें डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने की बात की गई है, जिसे कि नाम से पता लग रहा है डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने की बात की गई है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम जो है नंबर 17 उसकी बात करते हैं, वो है स्किल्ड इंडिया। स्किल्ड इंडिया। देखो इस स्कीम्स की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 15 जुलाई 2015 को। और इसकी जो टैगलाइन थी, इस स्कीम्स की जो टैगलाइन जो रही है उसको भी हम देख लेते हैं। तो टैगलाइन इस स्कीम की है कौशल भारत, कौशल भारत, कौशल भारत व खुशहाल भारत। कौशल भारत व खुशहाल भारत, ये इसकी टैगलाइन है। जब कौशल उसमें स्किल्ड होगा तो उसका एक तरह से खुशहाल होगी, वो चीज क्या है, खुशहाल रहेगी जब कौशल होगा। तो ये इसकी मेन टैगलाइन थी। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट स्कीम की, तो वो है स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट हमारे जो 18 नंबर की स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, उसकी बात करते हैं। 18 नंबर स्टार्टअप इंडिया। देखो स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो इसकी जो शुरुआत जो डेट है कब ये स्टार्ट हुई, तो ये स्टार्ट हुई थी 16 जनवरी 2016 को। दोनों जगह 16-16 है, ईयर भी और डेट भी। इसके बाद इस स्कीम में और बात करें तो इसमें जो मेन जो एरिया है जिन पर फोकस किया गया है वो क्या है, वो है इनिशिएटिव। जो कोई भी इनिशिएटिव लेगा, जो इनिशिएटिव वर्क जो करेगा उसको फंडिंग सपोर्ट देना, पहला ऑब्जेक्टिव था। फंडिंग सपोर्ट टू इंसेंटिव या फिर इनिशिएटिव वर्क जो करेगा इंसेंटिव को। और इसके बाद में जो इंडस्ट्री एकेडमिक जो एकेडमी या पार्टनरशिप जो है उसके अंदर भी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई है। तीसरे नंबर की अगर इसमें बात की जाए तो हैंड होल्डिंग और सिंप्लीफिकेशन की बात की गई है। किसकी, सिंप्लीफिकेशन और हैंड होल्डिंग की बात की गई है। आप इनको ज्यादा अगर याद नहीं भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये कब स्टार्ट हुई थी उसको याद जरूर रखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम जो है उसकी बात कर लेते हैं। नंबर 19 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नंबर 19 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इस योजना के अंदर जो स्टार्ट हुई इसी जो स्कीम जो इसका अनाउंसमेंट हुआ वो 5 जुलाई 2019 को हुआ है। और इसके अंदर भी हम जो हमारी जो फिशरीज जो इंडस्ट्रीज है या एक तरह से जो फिशरीज से रिलेटेड जो छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज जो है उनको प्रमोट करने की इसमें बात की गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम्स की बात करते हैं। नंबर 20 जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन। देखो जल जीवन मिशन जो है वो हर घर जल
देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। इसका मेन मोटो क्या है? हर घर जल। प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। ड्रिंकिंग वाटर जो है, हर इंडिविजुअल घर में ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाने की बात की गई है इस स्कीम में। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम जो है उसकी बात करते हैं, नंबर 21 स्वच्छ भारत अभियान। नंबर 21 स्वच्छ भारत अभियान। देखो ये काफी प्रचलित हुई है। हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस स्कीम्स को स्टार्ट किया गया था। और गांधी की जयंती पे ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में। और ये बिल्कुल सैनिटाइजेशन से रिलेटेड है, सैनिटरी पर्पज से रिलेटेड है, बिल्कुल साफ सफाई से रिलेटेड है ये स्कीम्स जो है। और इसके जो हमारे जो अप्रोक्सीमेट जो इसका जो बजट है वो 1.96 लाख करोड़ है, ये इसका बजट है अप्रोक्सीमेट। और इसके बाद अगर इसमें बात की जाए तो इसमें हमारे जो बहुत सारे जो गांवों के अंदर रूरल एरिया में हम देखते हैं टॉयलेट्स नहीं है, टॉयलेट के बाहर जाना पड़ता है, तो उस वहाँ पे जो रूरल एरिया में वहाँ पे टॉयलेट बनाने की इसमें बात की गई है, जिससे कि एक तरह से और कितने टॉयलेट बनाने की बात की गई है? 90 मिलियन टॉयलेट बनाने की बात की गई है, जिससे एक तरह से इन्वायरमेंटल जो है उसमें पोल्यूशन कम हो। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्कीम्स की बात करें तो वो है किसान क्रेडिट कार्ड। देखो बहुत पुरानी स्कीम है बट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत प्रचलित स्कीम है, इसलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।